अच्छा, आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ना है। जिस तरह हमने इंटरनेट से डाटा लेना सीखा है, यानी एपीआई कॉल करना सीखी है और फायरबेस से वो सारा फ्लो बनाया है। तो हम अगर उसको सम अप करें, ये हमने एक फ्लो बनाया था, यानी हमारे पास फ्रंट एंड होता है, बैक एंड बनाया हमने अभी के लिए दिया था जो एपीआई डमी एपीआई, वो एक्चुअली किसी ने डेटाबेस और बैक एंड का कोड किया होता है, फिर हम सारा ये काम करते हैं। एक और हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम सर्वरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी जिसमें हमें एपीआई बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर चेंजेस फ्रंट एंड से ही कर सकते हैं। उसको हम सर्वरलेस आर्किटेक्चर बोलते हैं या सर्वरलेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अभी सर्वरलेस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि बैकएंड एज अ सर्विस हमें कोई कंपनी प्रोवाइड करती है, यानी हमें एपीआई बनानी नहीं पड़ती, हमें एपीआई इंटीग्रेट करना नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली उनकी सर्विसेज को यूज करते हुए डेटाबेस के अंदर डाटा ऐड, डिलीट, अपडेट वगैरह कर सकते हैं। एपीआई से भी हम यही काम करते हैं ना, ये डाटा रीड कर रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं। तो सेम काम हम अचीव कर सकते हैं थ्रू सर्वरलेस टेक्नोलॉजी। उसके अंदर बस एक्स्ट्रा फायदा ये है कि हमें एपीआई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एपीआई लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी के लिए तो हमने एपीआई लोगों की लिखी लिखाई यूज की है, डाटा गेट किया है उसको। अगर हम अपनी एपीआई बनाने बैठे हैं तो टाइम लगता है, तो वो टाइम बचाने के लिए सर्वरलेस टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है। उसमें ये क्या है कि देखो, फ्रंट एंड सर्वरलेस टेक्नोलॉजी को यूज करता है, देन डेटाबेस के साथ वो रीच आउट कर सकता है। तो बीच में ये बैक एंड फ्रंट एंड वाला जो फ्लो है वो खत्म हो जाता है, सीधा फ्रंट एंड सर्वरलेस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डेटाबेस से बात कर सकता है। सही है, यानी हमारा फोकस डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये हो रहता है। एपीआई का सारा फंडा जो है ना, जो भी हम थर्ड पार्टी सर्वरलेस की यूज करें उसका होता है। अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं? फायरबेस है सबसे फरीफरिस्त, फिर हमारे पास सुपरबेस है, फिर AWS एम्पलीफाई है, और फिर जो है वो हमारे पास सर्वरलेस ऐप, राइट, ये मैंने कभी यूज नहीं किया हुआ। लेकिन मल्टीपल सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो फायरबेस है। फायरबेस ऐसी टेक्नोलॉजी है सबसे ज्यादा फेमस है। तो हम भी फायरबेस से ही शुरू करेंगे सर्वरलेस टेक्नोलॉजी को स्टडी करना है, सो ऑन। अच्छा, अब हमारे फ्रंट एंड पे क्या असर पड़ेगा? फ्रंट एंड का जो फ्लो हमने सीखा था, फ्रंट एंड का फ्लो हमने सीखा था ना, ये वाला, ये कंपोनेंट होगा, एक्शन होगा, स्लाइस मैनेजर, देन स्टोर, और इंटरनेट की रिक्वेस्ट सारी हम एक्शन में करेंगे। तो फायरबेस के केस पे भी जो इंटरनेट की सारी रिक्वेस्टें हम वो कहाँ कर रहे होंगे? एक्शन के अंदर, क्योंकि डाटा हमने इंटरनेट से लेना है ना। बस अब हम एपीआई यूज नहीं करेंगे, अब हम क्या यूज करेंगे? एसडीके यूज करेंगे। यानी यहाँ पे हम बैकएंड की एपीआई यूज करते हैं ना, तो अभी हम क्या यूज करेंगे? एसडीके यूज करेंगे। तो यहाँ सर्वरलेस टेक्नोलॉजी यूज करते हुए हम एसडीके यूज करेंगे, और एसडीके डायरेक्टली हमें डेटाबेस में एंट्री वगैरह करने की जरूरत पड़ेगा। एसडीके क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। उसमें यानी बने बनाए फंक्शन, यानी हमें डाटा को ऐड करना है, तो एसडीके डॉट ऐड का फंक्शन होगा, डाटा डिलीट करना डॉट डिलीट का फंक्शन होगा। यानी फंक्शन बने बनाए हैं, हमें लाइब्रेरी से फंक्शन निकालने हैं, डाटा ऐड, डिलीट, अपडेट वगैरह हम उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर हम एपीआई की तरफ जाते हैं तो फिर हमें एपीआई लेनी पड़ती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, और फिर एपीआई को कॉल करना, और फिर एपीआई कॉल करने से पहले एपीआई बनानी पड़ती है। तो सर्वरलेस में फायदा ये है कि फंक्शन पहले से बने हुए हमें बनाने नहीं है, हम बस उन्हीं फंक्शन को यूज करते हुए जो पहले से बने हुए हैं डाटा ऐड, डिलीट, अपडेट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। ये मेजर बेनिफिट है सर्वरलेस टेक्नोलॉजी का। यानी अगर हमें डाटा पोस्ट गेट करनी है
तो हमें क्या करना है, एपीआई पहले बनानी है पोस्ट गेट करने की, वो एपीआई बना के भी फ्रंट एंड पे उसको एग्जिट के थ्रू इंटीग्रेट करना है एक्शन के अंदर। अगर हम सर्वरलेस टेक्नोलॉजी यूज करें तो हमें बेनिफिट क्या होगा कि हम प्री मेड फंक्शंस मिलेंगे, एपीआई की जरूरत नहीं है। यानी समझो एनपीएम का पैकेज बना हुआ है, जैसे एक्सिस बना हुआ है ना, ऐसे पैकेज बना हुआ है फायरबेस का, उससे हम फंक्शन निकालेंगे ऐड डिलीट अपडेट इस तरह के, और उसको हम अपना डाटा देंगे और वो डाटा डायरेक्टली हमारी फायरबेस के अंदर सेव करता जाएगा, यानी डाटाबेस में डायरेक्टली डाटा सेव करता जाएगा, हमें उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बेनिफिट भी हैं, फिर इसके नुकसान भी होंगे डेफिनेटली। अच्छा, इसके बेनिफिट भी हैं तो इसके फिर थोड़े बहुत नुकसान भी होने चाहिए। मेक योर ऐप द बेस्ट इट कैन बी विद फायरबेस एंड जनरेटिव एआई। अभी तो खैर ये एआई को ज़्यादा प्रमोट करने लग गए हैं, एआई की मदद से फायरबेस यूज़ करते हुए आप गूगल का इस्तेमाल करते हुए ऐप्स जो है ना वो बिल्ड कर सकते हैं। जेमिनी इन फायरबेस, जेनकिट पर्टिक्स इन फायरबेस। लेकिन इसके फायरबेस के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, जिसमें हमें एपीएस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली फायरबेस को यूज़ करके डाटा ऐड डिलीट अपडेट वगैरह कर सकते हैं। नुकसान ये है कि हमें फायरबेस के साथ फायरबेस की सर्विस को यूज़ करना पड़ेगा, और इसकी प्राइसिंग है, यानी ये फ्री में नहीं है सर्विस, फायरबेस की प्राइसिंग है, और वो प्राइसिंग ये है पे एज यू गो। लाइक जो अगर हम अपनी एपीआई बनाते हैं तो हम जितनी मर्जी रिक्वेस्टें करें, हमें रिक्वेस्ट के हिसाब से पेमेंट नहीं करनी, हमें सर्वर की कॉस्ट पे करनी है जो हम परचेज करेंगे अपना, लेकिन रिक्वेस्ट जितनी मर्जी हो जाए, मिलियंस हो जाए, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन इसके अंदर उसका हिसाब है, कुछ तो फ्री है, यानी एपी टेस्टिंग, एनालिटिक, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्री हैं, ऐप होस्टिंग, फिर उसके चार्जेस शुरू हो जाते हैं पर रिक्वेस्ट के पीछे, यानी अगर हमने ऑथेंटिकेशन की सर्विस यूज करनी है, सिर्फ 50K पर मंथ जो है फ्री है, उसके बाद पेड है। इसी तरह अगर हमने क्लाउड फायर स्टोर यूज करना है तो 1 GB टोटल स्टोरेज फ्री है, 10 GB मंथली रिक्वेस्ट फ्री है, 20 के राइट्स फ्री हैं, और 50 के रीड्स फ्री हैं, और 20 के डिलीट्स फ्री हैं। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फिर उस पर प्राइसिंग पड़ेगी, जो भी प्राइसिंग मॉडल है उनका, यानी अगर पहली 20,000 रिक्वेस्टें होती हैं तो फ्री होंगी, उससे ऊपर होती हैं तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। और एक एप्लीकेशन में अगर 20,000 यूजर से तो ज़्यादा यूज़र होते हैं, 2-4 लाख यूज़र होते हैं, और अगर वो सब यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो अच्छी खासी कॉस्ट जो है इसकी फिर हमें बियर करनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारे फीचर जो हैं वो फ्री में भी ये प्रोवाइड करते हैं टू इंगेज, क्योंकि जब लोग इन पे आते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं फ्री में, तो फिर जब उन पे शुरू में तो फ्री लगता है, लेकिन जब यूजर्स आते हैं फिर उनको पे करना पड़ता है फायरबेस को। तो ये सारे फीचर यानी ये प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ए बी टेस्टिंग है, एनालिटिक्स है, ऐप चेक है, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन है। फायरबेस वैसे मोस्टली जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रिकमेंडेड है, यानी ज़्यादातर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए फायरबेस का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये ऐप वाली चीज़ें जो हैं, ये सारी ऐप वाली चीज़ें हैं। फिर इसमें बेनिफिट है कि ये होस्टिंग भी देता है, यानी आप अपनी मर्जी से एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन फ्री में नहीं, आपको पे करना पड़ेगा, उसके चार्जेस ने यहाँ में मेंशन किए हैं। फिर अथेंटिकेशन है, लाइक आपको लॉगिन साइन अप वगैरह का सिस्टम बना बनाया मिल जाता है, लेकिन उसके आपको पे करने पड़ते हैं। फिर क्लाउड यानी डेटाबेस आपको देते हैं, लेकिन उसकी ये लिमिट वो बता रहा है। फिर बहुत सारे ऐसे काम है जो आप फायरबेस के जो एचडीके है उसके साथ अचीव नहीं कर सकते, तो वो हमें फंक्शंस करके अपना एक फीचर देते हैं, जिसके थ्रू आप कोई भी कस्टम कोड लिख सकते हो, लेकिन उसका फिर आपको पे करना पड़ता है, ये नॉट एप्लीकेबल है, फ्री में नहीं देते। एक क्लाउड स्टोरेज है, वो फ्री में सिर्फ जो है वो 5 GB डाटा देते हैं, अदरवाइज आपको पे करना पड़ता है।
अच्छा, एनालिटिक्स है वो भी फ्री में नहीं देते। होस्टिंग है वो आपको 10 GB की होस्टिंग जो है स्टोरेज देते हैं, यानी आप अपनी वेबसाइट फायरबेस पे डिप्लॉय कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट 10 GB तक। और डाटा ट्रांसफर 360 MB पर डे तक अलाउ करते हैं, उससे ऊपर फिर उसकी कॉस्ट है। यहाँ पे एआई के फीचर भी फायरबेस में आप यूज़ कर सकते हो। कस्टम मॉडल डेवलपमेंट, वीएन की एपीआई यूज़ करनी है तो आपको पे करना पड़ेगा। रियल टाइम डेटाबेसिस वगैरह भी इसके अंदर है, ये कुछ फ्री में है कुछ पेड है। रिमोट कन्फिग नो कॉस्ट है। टेस्ट लैब है, वर्टिक्स एआई फ्री में नहीं देते हैं। गूगल क्लाउड बिग क्यूरी वगैरह फ्री है, अदर्स लेस एप्लीकेशन में पेड है। जेमिनाई आप यूज़ कर सकते हैं फायरबेस में, लेकिन उसकी जो है वो कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री में आप कर सकते हैं। फायरबेस स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये कुछ ये फीचर जो है हमें प्रोवाइड करता है जिसकी ये हमें कॉस्ट या उसको यूज़ करना पड़ता है। अच्छा जी, अब हमारा मेन टारगेट है इसको यूज़ कैसे करना है। आप गो टू कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम आप लोगों का बैच 8 है। प्रोजेक्ट भी ये लिमिटेड देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। तो SMTP बैच 8 करके मैंने प्रोजेक्ट, आप लोग भी लॉगिन करके गूगल तो गो टू कंसोल में जाएंगे तो वहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो वैसे मैंने कर लिया। जो हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, चीज़ें, ये वो स्टोरेज की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इज़ रेडी, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये मुझे जेमिनाई भी प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर ही आप इससे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहें, कोई काम करना है। तो अभी के लिए हमें इसकी असिस्टेंट की ज़रूरत जो है वो नहीं है, तो इसको अब हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। इस पर क्लिक करके ये आ जाता है इधर से, पहले नहीं होता था, ये अभी इन्होंने लॉन्च किया है। शायद इधर से हम कोई भी क्वेश्चन इसको करेंगे वो वैसे वैसे एक्शन करने लग जाएगा। लेट्स सी, ट्राई करते हैं कि क्या इसका मतलब है। काफ़ी चेंज कर दिया है इसने वैसे। ऐप डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है, वर्जन ऑफ योर ऐप बाय योर ट्रस्टेड, दोनों ISP एंड्रॉयड भी। जेन किट भी प्रोवाइड कर दिया है। जेन किट में क्या है? बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय मॉनिटर पावरफुल AI एप्लीकेशन एंड एजेंट्स। वर्टेक्स AI। यार इसमें बहुत सारी नई सर्विसेज उन्होंने ऐड कर दी हैं जो पहले नहीं होती थी। इसका मतलब फायरबेस में एक्टिवली डेवलपमेंट चल रही है। इसमें से हमने जो चीज़ यूज़ करनी है वो फायर स्टोर डेटाबेस है। उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो विजिबल हो जाएगी। हैं बिल्ड में जाके फायर स्टोर डेटाबेस, ये हमारा काम है। क्योंकि हमारा गोल ये है कि हम जैसे कोई यूजर से डाटा ले रहे हैं तो उसको डेटाबेस में स्टोर करें। तो अब डेटाबेस में स्टोर करना है तो फिर हमें बैकएंड की सीखना पड़ेगा, बैकएंड में एपीएस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आप डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं कर सकते। अगर आप पहले एपीएस बनाते हैं, एपीएस डेटाबेस से बात करती हैं। तो सर्वरलेस क्या कहता है कि आप डायरेक्टली मैं डेटाबेस की एक्सेस आपको दे दूंगा। तो इसलिए एपीआईज वाला यानी ये बैकएंड वाला फ्लो जो है वो खत्म हो जाता है। हम फ्रंट एंड से डायरेक्टली डाटा डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा, वैसे तो ये फायरबेस बहुत सर्विसेज दे रहा है, मैं वही देख रहा हूँ बहुत सारी ऐसी हैं जो पहले नहीं थी, रिसेंटली उन्होंने कर दी है। ये डाटा कनेक्ट वगैरह, ये भी सर्विस पहले नहीं होती थी इनके पास। टर्न में भी इन्होंने काफ़ी सर्विसेज ऐड कर दी हैं। एआई की स्पेसिफिकली सर्विसेज ऐड कर दी हैं, न्यू न्यू लिखा हुआ है। तो इसको मजीद एक्सप्लोर करने वाली चीज़ है, लेकिन जो
अभी के लिए आज हमने स्टडी करनी है ये डेटाबेस को स्टडी करना है कि आप फ्रंट एंड से बगैर एपीआई यूज किए डेटाबेस में डाटा सेव कर सकें। तो वो फायरबेस हमें ये फीचर देता है क्योंकि फायरबेस सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है आज जेमिनी कैन यू हेल्प विद मी, बहुत सारे क्वेश्चन ये कर रहा है। इसको हमने क्लिक करना है क्रिएट डेटाबेस पे। यहाँ पे ये यहाँ पे लोकेशन वगैरह मांग रहा है तो ये हम ये रख देते हैं। वो कह रहा है प्रोडक्शन मोड में चलानी है या टेस्ट मोड में, मैं चाह रहा हूँ टेस्ट मोड में चलानी है। अच्छा जी, ये क्लिक करके यहाँ पे आ गया। अब अगर हम इसको बोलें एआई को क्रिएट पोस्ट कलेक्शन विद सैंपल डाटा इन फाइलस्टोर डीबी, क्या करता है ये? कुछ करता भी है या सिर्फ फीचर ही दिया हुआ है? किया तो नहीं वैसे उसने। इसका फायदा क्या है फिर इसका? कांट डायरेक्टली ऐड इन फायरबेस डेटाबेस, तो ये तो फिर चैट जीपीटी है। मैंने मैंने समझा था इधर से कहेंगे तो ये खुद ही ऐड करेगा, लेकिन अभी वो इतना एडवांस एजेंट नहीं बनाया उन्होंने शायद। लेकिन खैर जब हम इसको तो खत्म करते हैं, किसी काम की चीज़ नहीं है अभी के लिए। तो क्रिएट डेटाबेस किया, मेरी एजम्पशन ये थी कि मैं उसको कहूँगा तो ये खुद ही हर चीज़ करी जाएगा, लेकिन अभी वो इतना एडवांस नहीं होगा। आज तो बाकी तो टूल्स हो रहे हैं, तो अभी हम मैनुअली करते हैं फिर। तो स्टार्ट कलेक्शन, यानी हमने क्या क्या काम किया अभी तक। फायरबेस गो टू कंसोल में गए, बिल्ड में जाके फाइल स्टोर में गए हैं, क्रिएट डेटाबेस किया है, फिर टेस्ट मोड ऑन किया है, और फिर मेरे पास ये व्यू आ गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट कलेक्शन। अब हमने डेटाबेस में डाटा स्टोर करना है ना, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा ये हमने डिसाइड करना है। डेटाबेस में तो कोई भी डाटा स्टोर हो सकता है, तो हम अपना पहले डाटा स्टोर करेंगे। जैसे मैं पोस्ट क्रिएट करता हूँ, पोस्ट का डाटा स्टोर करेंगे, एक डॉक्यूमेंट उसमें ऐड करेंगे, उसमें पोस्ट का टाइटल होगा और उसकी वैल्यू होगी, कुछ भी आप रख सकते हो, जैसे अ न्यू टाइटल। पोस्ट की डिस्क्रिप्शन होगी अ न्यू डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पोस्ट का और क्या होता है, इमेज होती है। इमेज एक्चुअली इमेज यूआरएल होता है। इमेज यूआरएल यहाँ पे कोई भी http imageurl.com हो जाएगा, ठीक है। विजिटिंग तो इस तरह करके हम सेव जब करेंगे तो क्या करेगा ये, पोस्ट की कलेक्शन बना देगा, उसमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा, उसमें ये डाटा स्टोर कर देगा। इसका मतलब क्या, पोस्ट जो है ना वो एक टेबल है। जब हम कोई डाटा फॉर्म बनाएंगे, यानी पोस्ट क्रिएट करने का फॉर्म बनाएंगे, तो उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह यूजर से लेंगे, तो उसका फ्लो क्या होगा, यानी ये हमने फॉर्म बनाया होगा, ठीक है, फ्रंट एंड पे। यहाँ पे हमने ले लिया टाइटल, इंटर टाइटल, फिर इंटर डिस्क्रिप्शन और अपलोड इमेज। और पोस्ट में क्या होता है, वो तो बाद के फीचर्स है ना। तो ये हमने एक फॉर्म बना दिया, ठीक है। एंड पे एक बटन भी लगा दिया, सबमिट, ठीक है। तो जैसे इस पे सबमिट होगा, ये तो रिएक्ट के कंपोनेंट में होगा ना ये सब कुछ, तो हम करेंगे क्या, इसको हमने सर्वरलेस टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, यानी सर्वरलेस टेक्नोलॉजी का एसडीके यूज करते हुए डेटाबेस में सेव करना है ये वाला डाटा परमानेंट।
हम जो रिडक्स में डाटा स्टोर करते हैं वो टेम्परेरी होता है, जैसे रिफ्रेश करते हैं तो डाटा, क्योंकि वो रैम में स्टोर होता है। डेटाबेसेस जो होती हैं वो परमानेंट डेटाबेसेस होती हैं, यानी परमानेंट डाटा रहता है, उसको डिलीट हम नहीं कर सकते। यानी डिलीट टेंशन नहीं करेंगे तो होगा, रिफ्रेश करने पे खत्म नहीं होगा। तो फायरबेस का एज सर्वरलेस एसडीके हम यूज करेंगे डाटा को स्टोर करने के लिए। अब ये स्टोर कैसे होगा, तो समझो हमें एक टेबल बनाना पड़ता है ऐसे फायरबेस के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, वो हमारा क्या बन जाता है, टेबल बन जाता है। जैसे आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो यहां पे अगर आप दो मजीद सेव करना चाहो, ये पहली रो में 1 आ गया आईडी, पोस्ट आईडी आ गई, फिर उसका टाइटल आ गया, फिर उसका एनी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसी तरह 2 होगा, इसी तरह उसकी डिस्क्रिप्शन हो, टाइटल होगा और टाइटल होगा और उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो इस तरह करके हम बनाते हैं टेबल। और ये टेबल कौन सा होगा, पोस्ट, यानी जो डाटा आपने सेव, जिस चीज का फॉर्म है, अगर कॉन्टेक्ट का डाटा तो टेबल कौन सा होगा, कॉन्टेक्ट्स, अगर पोस्ट का डाटा तो पोस्ट, और यानी जो डाटा आप सेव करना चाह रहे हो उसका जो है ना वो आपके पास होगा रिकॉर्ड। अब आपने करना ये है, आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये 3 चीजें जो हैं वो हमने यूजर से लेनी है और उसको टेबल में सेव करना है। अब ये जो फायरबेस का टेबल स्ट्रक्चर है ना, ये जो कलेक्शन है ना, कलेक्शन, ये जो टेबल है, एसक्यूएल में इसको टेबल बोलते हैं और नो एसक्यूएल में इसको कलेक्शन बोलते हैं। ये एक ही बात है, टेबल डबल इक्वल टू कलेक्शन। अच्छा, उसमें हमारे पास रो होती है, रो यहां पे डबल इक्वल टू है डॉक्यूमेंट के। टेबल डबल इक्वल टू कलेक्शन, रो डबल इक्वल टू डॉक्यूमेंट। ये फ्लो हमारा जो है वो बन गया है। यानी ये एक रो है ना, रो क्या करती है, एक डाटा कंटेन करती है, जैसे 1 एनी डिस्क्रिप्शन, ये दूसरी रो है, वो भी एक डाटा कंटेन करती है। नो एसक्यूएल में उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट, और एसक्यूएल में क्या बोलते हैं, एसक्यूएल में टेबल जिस चीज को, यानी ये टेबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन, और ये एक रो जो है वो एक डॉक्यूमेंट कहलाती है। और उस रो के अंदर हमारे पास जो है वो की पेज के अंदर क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं। हमारे पास क्या है, कलेक्शन बनेगी, जैसे पोस्ट की कलेक्शन बनाई, ऐसे अगर हमने बनानी हो तो हम यूजर्स की कलेक्शन बनाएंगे। अच्छा, यूजर की कलेक्शन बन जाएगी तो उसमें हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर की पेज वैल्यूज होंगी, जैसे यूजर आईडी, ठीक है, वो आ जाएगी, जैसे यूजर नेम, जैसे यूजर ईमेल, यूजर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कलेक्शन यूजर आईडी, यूजर ईमेल। अच्छा, पोस्ट हो गई और यूजर की कलेक्शन, अब 2 टेबल बन गए। अब एक एप्लीकेशन में कितने टेबल बनाने हैं ये मैटर करता है कि आपकी एप्लीकेशन में फीचर्स कितने हैं। हर फीचर के लिए फिर एक टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कोई ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है
तो उसमें एक प्रोडक्ट्स का टेबल बनेगा, एक ऑर्डर्स का टेबल बनेगा कि जो यूजर ऑर्डर्स करते हैं, लॉगिन साइन अप होते यूजर होता है तो यूजर का टेबल बनेगा। तो डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन किस तरह की है, उस हिसाब से हमें बनाने हैं टेबल्स। अब ये टेबल चीजें तो बन गई। अब इनमें डाटा फायरबेस का मजा ये है कि आपको ये यूआई देता है, आप यहीं से भी डाटा ऐड कर पा रहे हो। जैसे पोस्ट में एक ही पोस्ट है, आपने एक और क्रिएट करनी है, ऐड डॉक्यूमेंट, उसकी वैल्यूज डालें, दूसरी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह तीसरी चौथी जितनी मर्जी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। यूआई से भी आपको ये मैनेजमेंट देता है, और अपनी मर्जी से कोई डॉक्यूमेंट डिलीट भी करना चाहो तो कर सकते हो। यहीं से ऑप्शन रहता है, डिलीट कलेक्शन, डिलीट डॉक्यूमेंट फील्ड्स। समझ आई बात? तो ये एक बेनिफिट जो है वो हमें ये देता है। लेकिन हमने तो यूआई से नहीं करना, हमने कैसे करना है? कोड से करना है, यानी सर्वरलेस की जो इसकी एसडीके है उसको यूज करते हुए कोड से हमने ये एंट्री डालनी है कि आप डाटा ऐड कर दो, आप डिलीट कर दो, आप अपडेट कर दो। ऐसा करने के लिए हमें जाना पड़ेगा फायरबेस फायरस्टोर की डॉक्यूमेंटेशन। गेटिंग स्टार्टेड, वेब के लिए करना है, एंड्रॉइड मोबाइल किसके लिए करना है? तो हमने वेब के लिए करना है। अच्छा, वो कह रहा है कि ये वाला वर्जन इंस्टॉल करें, ये हम वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इसके वर्ड में कर लेते हैं, चलो इसमें बाकी का काम किया हुआ है। इसमें आगे हम क्या करते हैं, फायर बेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, जो अपने डॉक्यूमेंटेशन में उसने दिया हुआ है। अगला स्टेप वो कह रहा है कि आपने ये दो लाइनें जो हैं वो कॉपी करनी है, इनिशियलाइज ऐप और गेट फायरबेस। अच्छा, सोर्स में जाके चूंकि ये कॉन्फ़िगरेशन है तो हम एक फोल्डर बनाएंगे कॉन्फ़िग का, उसमें हम अपनी डालेंगे कॉन्फ़िग की फाइल, उसका नाम रख लेते हैं firebase.js, और दो चीजें ये इंपोर्ट कर लेंगे। फिर वो कह रहा है कि ये दो चीजें इंपोर्ट करने के बजाय करके आप यहां से ये दो तीन लाइनें कॉपी करें और ये भी इधर पेस्ट कर दें। तो हमने अपनी इस फाइल में फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यानी दो फंक्शन जो हमने इनिशियलाइज ऐप फायरबेस से करना है और गेट फायरस्टोर, ये दो चीजें हमने फायरबेस से फंक्शन ली हैं। फायरबेस की कॉन्फ़िग वगैरह इधर पेस्ट करें, फिर इनिशियलाइज कर लें ऐप को, और वो ऐप पास करके गेट फायरबेस स्टोर फंक्शन को डीबी का वेरिएबल बना लें, और उस डीबी के वेरिएबल को क्या कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, ताकि उसको हम यूज करते रहें जहां पे भी यूज कर लें। अब ये जो क्रेडेंशियल है इसका क्या मतलब है? ये जो हमने फायरबेस इंस्टॉल की है ना, ये फायरबेस का एसटीके है, इसमें से हमने सारे फंक्शंस निकालने हैं। जैसे इसमें से हमने फंक्शन निकाला है ना इनिशियलाइज ऐप, इसमें से हमने एक फंक्शन निकाला है गेट फायरस्टोर, उनको कॉल किया है, फंक्शन की तरह ही कॉल किया है ना, जिस तरह फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये हमें लाइब्रेरी से मिले, बने बनाए फंक्शन है। अब ये हमसे क्या मांग रहे हैं, फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन, ये हमें कहां से मिलेगी? देखो फायरबेस में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इसने किस प्रोजेक्ट में डाटा स्टोर करना है उसका भी तो क्रेडेंशियल इसको देने पड़ेंगे ना। वो क्रेडेंशियल हमें कहां से मिलते हैं? आप जाओगे यहां पे इसके ऊपर क्रोम पे अपने प्रोजेक्ट पे, और चले जाओगे इस होम के ऊपर, ये सेटिंग का आइकन बना हुआ है प्रोजेक्ट सेटिंग। आप यहां पे जाएंगे तो यहां पे योर एप्स लिखा हुआ आ रहा है, आपने क्लिक करना है वेब वाले पे, अपना वेब का नाम लिखना है आपने,
उसका नाम आप लिख देते हैं मे बी B8 बैच 8 रजिस्टर ऐप। अब वो वही कह रहा है फायरबेस इंस्टॉल कर ले, वो हमारे पास ये देखो फायरबेस की कन्फिग वो हमें दे रहा है, यानी जो कोड हमने अभी कॉपी किया है वो सेम कोड हमें ये भी दे रहा है इधर से। तो हमने ये वाली सिर्फ बाकी तो कोड हमने लिया ही हुआ है, तो फायरबेस कन्फिग को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वो वेरिएबल हमने नीचे पास किया हुआ है। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें ये सारी कीज जो है, यानी देखो ये हमारा फायरबेस की जो लाइब्रेरी है वो हमारे फायरबेस के किस प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो ये बताना जरूरी है, क्योंकि फायरबेस पे तो आप भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं सारी दुनिया बना रही है, तो उन अपने क्रेडेंशियल यहाँ पे लगाना जरूरी है। तो मैंने जैसे अपने क्रेडेंशियल यहाँ पे पेस्ट कर दिए, तो अब ये जो ऐप इनिशियलाइज होगी फायरबेस की, ये कौन से मेरे प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो जाएगी, SMT बैच 8 वाले से, इस प्रोजेक्ट से ये कनेक्ट हो जाएगी। इसकी फिर API की auth IDs वगैरह सारी जो है वो मैनेज हो जाएंगी, और उसके बाद आप गेट फायरस्टोर के फंक्शन आपने गेट कर लेंगे। ठीक है, इतना बात समझ आ गई सबको। उसके बाद वो कह रहा है कंसोल में आप जा सकते हो, ये आपको क्रेडेंशियल यहाँ पे दिखा रहे हैं। अच्छा, इतना बात समझ आ गई। आपको कह रहा है डाटा ऐड करने के लिए ना ये फ्लो है, इसका एक फंक्शन है ऐड डॉक्यूमेंट, उसको अपना डाटा देते हो, ये फायरबेस में वो डाटा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी ऐड डाटा करने के लिए तो हमें API बनानी पड़ती, फिर उसको कॉल करना पड़ता, फिर उसको डाटा भेजते हैं हम, वो सारी चीजें, फिर वो डाटाबेस में स्टोर करता। यहाँ पे तो वो क्या कह रहा है, मुझे कह रहा है कि कलेक्शन का नाम बताओ, कह रहा है फायरस्टोर से दो फंक्शन निकालो, कलेक्शन और ऐड डॉग। ऐड डॉग के अंदर कलेक्शन, ऐड डॉग मतलब डॉक्यूमेंट ऐड करना चाह रहा हूं मैं, वो कह रहा है किस कलेक्शन में, मैंने कहा यूजर्स कलेक्शन में, और DB जो हमने अभी बनाया ना वेरिएबल वो हमने पास कर दिया, और दूसरे पैरामीटर में मैंने क्या पास कर दिया, मेरा डाटा जो मैं भेजना चाह रहा हूं या ऐड करना चाह रहा हूं, और नीचे वो उसने उसको ऐड कर दिया। टेबल का नाम, कौन से कलेक्शन में डाटा सेव करना है, पहला कलेक्शन के दो पैरामीटर हैं, कौन कौन से, पहले पैरामीटर में DB का रेफरेंस, ये DB का रेफरेंस कौन सा है जो हमने कॉन्फ़िग में बनाया है, ये इसको क्या बताएगा कौन से प्रोजेक्ट में सेव करना है, और फिर उस प्रोजेक्ट में किस कलेक्शन में सेव करना है दूसरे पैरामीटर में वो बता रहे हैं। और तीसरे पैरामीटर में क्या बता रहे हैं हम, बस दो ही पैरामीटर, तीसरा तो है ही नहीं। ऐड डॉक्यूमेंट के पहले पैरामीटर में कलेक्शन का ऑब्जेक्ट पास, कलेक्शन का फंक्शन कॉल कर दिया हमने, दूसरे पैरामीटर में ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल डाटा हम ऐड, तो पहले वाले में हम रेफरेंस बता रहे हैं किस कलेक्शन में किस DB में डाटा सेव करना है, और दूसरे वाले में एक्चुअल डाटा दे रहे हैं जो हम सेव करना चाह रहे हैं। ये उसकी कीज है और ये उसकी वैल्यूज है। कोड सारा उसने लिख के दिया हुआ है, ये सारे का सारा कोड ये कोड हमें कहां पे लगाना चाहिए, कौन से फोल्डर में, किस फाइल में, रिजेक्ट में लगाएं, एक्शन में। क्यों, ये डाटा जब स्टोर करने जाएगा तो इंटरनेट पे नहीं जाएगा, इंटरनेट के थ्रू ही करेगा ना सेव, जब इंटरनेट के थ्रू करेगा तो कैसे करेगा, तो इंटरनेट चाहिए, तो फिर हम इसको कौन से एक्शन में कॉल करेंगे, एसिंग एक्शन। ठीक है, तो ये वाली कलेक्शन का कोड मुझे चाहिए। इसके लिए मैं पहले तो अपनी एक ऐप बना लेता हूं, पोस्ट की ऐप बना लें या कौन सी बनाएं, पोस्ट की बना लेते हैं। पेजेस में हमने पोस्ट की ऐप पहले बनाई हुई है या नहीं, हम नया फोल्डर बना लेते हैं पोस्ट, और उसका एक फाइल बना लेते हैं post.js, कंपोनेंट बना लेते हैं एक पोस्ट का, इसका बैकग्राउंड कलर
ठीक है, ये हम कर लेते हैं। मैंने बेस पोस्ट एक बना लिया। इस पेज को मुझे कहाँ पे डालना है, राउटिंग में। तो इसका एक राउट भी बना लेता हूँ। कहाँ से इंपोर्ट होना, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट। अब प्रोजेक्ट को रन कर लें, कैसे, /, पोस्ट पे चलेगी तो पोस्ट आ गई। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन मसला मसाइल नहीं। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक फॉर्म बनाते हैं, ऐसे ही है ना। पोस्ट पहले क्रिएट करने के लिए फॉर्म बनाना पड़ेगा ना। पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, डाटा ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का एक बनाते हैं फॉर्म, और यहाँ पे नीचे डिव लगाते हैं। डिव लगा लें और बना लें। सही हो गया। क्रिएट पोस्ट में टाइटल आ गया, कंटेंट आ गया, और चूज फाइल का ऑप्शन भी आ गया। चूज फाइल वाला तो वैसे अभी हमने थोड़ा डिले ही करना है, लेकिन बाकी ठीक है, चीजें ठीक है। पोस्ट का टाइटल आ गया, पोस्ट की कंटेंट आ गया, और फाइल आ गया, और एंड पे एक हमने बटन लगाना है। नीचे उसने लिस्ट करने के लिए पोस्ट भी बना दी है। बटन शटन बना रहा है, वो बना ही ले, लिख ही ले तो अच्छा है। सारे फीचर दिए जा रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी हमें लगानी नहीं है। इधर ही क्लोज कर देते हैं इसको। पोस्ट बन गया, और नीचे पोस्ट को वो हमने वो कर दिया, इसकी हाइट खत्म कर देते हैं। पोस्ट यहाँ पे शो करानी है, ऊपर पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। या ऐसा करते हैं, पोस्ट क्रिएट करने वाला रखते हैं, बस इसमें पोस्ट शो कराने वाला रहने देते हैं। ये तो मैंने फॉर्म ही बनाया है ना, बस सिंपल एक पैडिंग भी डाल देते हैं इसको नीचे से। अच्छा, टाइटल, कंटेंट, फाइल और क्रिएट पोस्ट का फंक्शन बन गया। अब इसमें डाटा जब चेंज करेंगे हम, तो इसको कहाँ पे रखें, स्टेट बनाएंगे ना इसकी। तो यहाँ पे हम स्टेट बना लेते हैं, कांस्टेंट टाइटल, सेट टाइटल और डिफॉल्ट वैल्यू। यूज स्टेट मैंने इंपोर्ट कर ली। सेम इसी तरह कंटेंट की बना ली, इसी तरह इमेज की बना ली, ठीक है। ये हमने डाटा जो आएगा वो हम इधर स्टेट में सेव कर देंगे, ठीक है। एक अदद मुझे फंक्शन भी चाहिए, किस लिए, कांस्टेंट ऑन क्लिक का हैंडलर, उसमें मैंने तीनों चीजें लॉक कर दी अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब लॉक कर दी हैं, तो इसके ऊपर अब लगानी है इनपुट। यहाँ पे ऑन चेंज
वो सेट ऑन चेंज कर पे सेट टाइटल कर देगा, और इसके ऊपर भी ऑन चेंज सेट कंटेंट कर देगा, और फाइल पे भी ऑन चेंज और इमेज सेट कर देगा वो, ठीक है। अच्छा, और बटन के ऊपर हमने क्या लगाना है, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक हैंडल कॉल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड हमें डाटा मिलता है या नहीं मिलता। माई टाइटल, माई डिस्क्रिप्शन, फाइल चूज कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट करके हमने शायद इसको लगाया है, ये खत्म कर देते हैं ताकि कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाए। टेस्ट टेस्ट, चलो ये कौन सा रिक्वायर्ड रखा हुआ है, इसके बगैर ही कर लेते हैं। टेस्ट टेस्ट कंटेंट आ रहा है, इमेज नल आ रही है, ठीक है। अब हमें ये डाटा तो आ गया है, और डाटा हमने यूजर से जो भी राइट है वो हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये डाटा हमें कहाँ पहुंचाना है, फायरबेस में। और फिर जब फायरबेस में सेव हो जाएगा, फिर इसको एक लोकल भी रिडक्स में भी एक अरे बनानी है जिसमें लिस्ट ऑफ सारी पोस्ट सेव होती रहे, क्योंकि उसको हमने मैप करके शो भी कराना है। अब ये काम अचीव करने के लिए मुझे एक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक्शन। तो मैं एक्शन बनाने के लिए स्टोर में जाऊंगा, स्टोर में मैं अपनी एक स्लाइस बनाऊंगा, उसका नाम क्या रख लेते हैं हम, पोस्ट डॉट स्लाइस डॉट जेएस, और यहां पे हम एक स्लाइस अदद एक्सपोर्ट कांस्टेंट पोस्ट स्लाइस, उसका इनिशियल डाटा पोस्ट, लोडिंग, एरर, और रिड्यूसर तो हमें चाहिए नहीं, हमने कौन सा रिड्यूसर बनाना है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर। उसके लिए पहले हमें इसमें इंपोर्ट भी करनी है, क्रिएट स्लाइस रिडक्स टूल किट से, और हमने यहाँ पे करना है कांस्टेंट, उसका नाम क्या रखें, क्रिएट पोस्ट रख देते हैं, एक्शन का नाम, पोस्ट क्रिएट ही करनी है ना हमने। और उसका नाम क्या था, एसिंक, क्रिएट एसिंक थंब। क्रिएट एसिंक थंब में पहले में हमने पास कर दिया नाम फंक्शन को, और दूसरे में फंक्शन पास कर दिया। पोस्ट डाटा हमें कहां से मिलेगा, कंपोनेंट से, और फिर हम उसको पास कर देंगे। अब यहाँ पे हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, फेच कर रहे हैं एपीआई कॉल, लेकिन यहाँ पे हमने एपीआई कॉल नहीं करनी, क्या करनी है, फायरबेस की कॉल, क्योंकि इंटरनेट की रिक्वेस्ट है तो हमें एसिंक थंब बनाना पड़ा है। अब फायरबेस की कॉल हम इस पोजीशन पे करेंगे, तो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कोड जो उसने दिया है वो लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्या मामला है। यहाँ पे मामला कुछ ऐसे हैं कि आपने क्रिएट पोस्ट किया, हमने एक्शन बनाया, ये पहले भी बना रहे थे हम, फिर हमने ऐड डॉग जो उसका कोड था ना वो रख लिया, ऐड डॉग वो हमने इंपोर्ट किया फायरबेस से, और फिर जो हमने कन्फिग बनाई थी फायरबेस की वो भी हमने इंपोर्ट कर ली है। ये हमने क्रिएट कर लिया है, फायरबेस की जो कन्फिग थी वो इंपोर्ट कर ली है। फिर हमने ऐड कलेक्शन, उसके अंदर डीबी का रेफरेंस जो था वो पास कर दिया है, और कलेक्शन किस में डाटा भेजना है, हमने किस में भेजना, पोस्ट में, वो हमने डाल दिया। दूसरे पे हमने डाटा पास करना है, तो डाटा हमें आ रहा है पीछे से,
यानी जो फॉर्म से हमने डाटा लिया है ऑन क्लिक हैंडलर में हमारे पास है, मैं उसको कंसोल लगा के यहाँ पे पोस्ट डाटा फ्रॉम कंपोनेंट, जो कंपोनेंट से डाटा रिसीव होगा वो डाटा मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट की जगह पे पास कर दिया। ऑब्जेक्ट हमने हार्डकोर डाटा तो नहीं भेजना, जो पीछे से डाटा आ रहा है वो, अब पीछे से डाटा इस सेक्शन को कहां से आएगा, जब हम डिस्पैच करेंगे तो वहां से डाटा आएगा, तो वो डाटा जो है ऐड डॉक्यूमेंट में जाएगा, डॉक्यूमेंट का रेफरेंस बन जाएगा, उस डॉक्यूमेंट रेफरेंस में हमें रिस्पॉन्स में आईडी मिलेगी जिसमें डाटा उसने रखा है। तो मैंने क्या किया, पोस्ट का डाटा जो पीछे से आया था प्लस फायरबेस की आईडी, ये मिक्स करके रिटर्न कर दिया। जैसे ये रिटर्न होगा तो ये ऐड केस चलेगा फुलफिल्ड वाला, बाकी केसेस तो पेंडिंग या रिजेक्टेड तो हैंडल कर रहे हैं ना लोडिंग स्टेट को। और यहाँ पे हमने इसको अगर फुलफिल्ड होती है, सक्सेस होती है रिक्वेस्ट, तो हमने स्टेट के अंदर जो पोस्ट पड़ी है उसमें हमने एक एंट्री क्या कर दी है, पुश कर दी है। नॉर्मली पुश जो है ना वो मसला करता है, हम इसको वो भी कर सकते हैं, सेपरेट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। एरर को नल कर देते हैं। समझ आई बात। एक्शन डॉट पेलोड यानी जो हमने डाटा रिटर्न किया है, एक्शन से ये डाटा रिटर्न किया है, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और बाकी का पुरानी पोस्ट हमने उसके साथ सेपरेट कर दी। तो वो सारी की सारी पोस्ट जो है वो स्टेट के अंदर सेव हो जाएंगी। जैसे ही सेव होंगी, जिस कंपोनेंट में भी हम इन पोस्ट को रीड कर रहे होंगे उसकी स्टेट दोबारा चल जाएगी, रीड एंटर हो जाएगी, तो वहां पोस्ट हमें नजर आने लग जाएगी। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अब ये हमने एक्शन भी बना लिया है, ये भी बना लिया स्लाइस। अब इसको स्टोर के अंदर क्या करना है, कनेक्ट करना है। जैसे पोस्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ये पोस्ट स्लाइस हमें कहां से मिलेगी, वो हमने इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तो पोस्ट स्लाइस के अंदर से हमें पोस्ट की स्लाइस मिल गई, लेकिन ये हमें ऐसे क्यों मिल रहा है। क्रिएट पोस्ट नाम रखा हुआ है ना इसका, पोस्ट स्लाइस है ना, हमने उसको पोस्ट स्लाइस निकाला है, तो अब वो ठीक हो गया। ठीक है, नाम इसमें एक्स्ट्रा उसकी हमने इसमें डाल दी। अब हम एक्शन कॉल करेंगे कहां पे भला, ये एक क्रिएट पोस्ट ऑन क्लिक हैंडलर के अंदर एक्शन डिस्पैच करेंगे ना, जब यूजर फॉर्म फिल कर देगा तो एक्शन करेंगे डिस्पैच। तो एक्शन के अंदर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे लेट न्यू पोस्ट, उसमें टाइटल इमेज, और अभी के लिए इमेज तो है नहीं, वो हम सेव भी नहीं करते, उसकी जगह पे हम क्रिएटेड एड सेव कर देते हैं कि क्रिएट कब हुई है पोस्ट। ठीक है, टाइटल कंटेंट और क्रिएटेड ऐड, तो ये न्यू पोस्ट का डाटा बन गया। अब हमने डिस्पैच करना है क्या चीज, एक्शन। तो डिस्पैच करने के लिए मुझे रिडक्स टूल किट से चाहिए यहां पे कांस्टेंट डिस्पैच, यूज डिस्पैच। ठीक है, रिडक्स से यूज डिस्पैच चाहिए। ये डिस्पैच आ जाएगा तो मुझे यहां से डिस्पैच क्रिएट पोस्ट। ठीक है, इससे पहले आपने यप वगैरह भी लगाना है, उसकी वैलिडेशन करनी है। अभी मैंने वैलिडेशन नहीं की ना, या हम छोटी सी कर देते हैं, अगर वो नहीं है तो उसको कहेंगे ये रिक्वायर्ड है, क्रिएट पोस्ट और न्यू पोस्ट है, वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। नहीं करना तो टाइम स्टैम्प भी सेव कर सकते हो, डेट फॉर्मेट को वो ISS स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब क्रिएट पोस्ट जो है वो हमारा क्या है, एक्शन है, उसको हम न्यू पोस्ट ये वाला ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट इसको कहां पे मिलेगा बोला, जब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो ये मुझे यहाँ पोस्ट डाटा में मिल जाएगा। वो फिर लेके हमने किसको दे दिया,
फायरबेस को, और फायरबेस उसको सेव कर देगा। तो अब मैं अगर इसको चलाता हूँ, इंस्पेक्ट भी करता हूँ साथ में, माई टाइटल, माई कंटेंट, क्रिएट पोस्ट, टाइटल डिस्क्रिप्शन आया, वो कह रहा है क्रिएट पोस्ट इज नॉट डिफाइन, क्योंकि सेव नहीं किया था। टाइटल आया, डिस्क्रिप्शन आई, क्रिएट पोस्ट, ये देखो टाइटल आया, कंटेंट आ गया, फिर पोस्ट डाटा फ्रॉम कंपोनेंट, ये हमने कहाँ लगाया था, पोस्ट स्लाइस डॉट जेएस में, यानी कंपोनेंट ने डाटा, यहां से हमने एक्शन कॉल किया है ना, कंपोनेंट से क्या कॉल किया है, और उसके पैरामीटर में हमने क्या भेजा है, डाटा भेजा है। कौन सा डाटा, ये टाइटल, कंटेंट और क्रिएटेड ऐड, ये डाटा उसको मिला है एक्शन के अंदर, यहाँ पे जहाँ पे फॉर्म कंपोनेंट में लॉग लगाया था, यहाँ पे देखो आपको ये पूरा डाटा मिल रहा है। उसको फिर हमने किसको दे दिया, ऐड डॉक्यूमेंट को, पहले पैरामीटर में कलेक्शन, उसमें डीबी और पोस्ट की कलेक्शन, और साथ दूसरे में पोस्ट डाटा, और जब उसका जवाब आया तो हमें प्रिंट होगी आईडी, इसका मतलब है कि वो फायरबेस में सेव हो गया। और उसके बाद हमने उसको रिटर्न कर दिया, जैसे रिटर्न हुआ तो हमारे पास ये ऐड केस चला, जैसे केस चला तो पोस्ट में उसने पोस्ट भी सेव कर दी। ठीक है, अगर हम फायरबेस में जाके अब देखें ये वाकई में सेव हुआ है या नहीं, तो फायर स्टोर डेटाबेस, पहले एक था अब दो हो गए, यही किया था ना हमने, क्रिएटेड ऐड, कंटेंट और टाइटल, इसकी कीज डिफरेंट है दूसरे डॉक्यूमेंट की, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हमने जो डमी खुद से क्रिएट किया था, और इसकी जो है कीज वो ये वाली। अच्छा, अज्यूम करें अगर हमारे पास कलेक्शन ही ना हो, मैं कलेक्शन ही पोस्ट की डिलीट कर देता हूं, हमारे पास कलेक्शन है ही नहीं, फिर ये खुद से क्रिएट कर देगा। जैसे अगेन मैं इसको कॉल कर देता हूं, माई न्यू टाइटल, माई न्यू डिस्क्रिप्शन, क्रिएट पोस्ट, उसने डॉक्यूमेंट कर दिया, इसको रिफ्रेश करें पेज को, पोस्ट आ गई, डॉक्यूमेंट भी आ गया, न्यू, माई न्यू डिस्क्रिप्शन, माई न्यू टाइटल, और साथ में क्रिएटेड डेट भी आ गया। तो यानी हमने फ्रंट एंड का फॉर्म बनाया सिंपल सा। अब ये वाली बातें तो आपको कितनी दफा मैंने पढ़ाई हुई है कि ये स्टेट बनानी है, ये ऑन क्लिक हैंडलर लगाना है, ये कंडीशन लगानी है, ये जो मेरे फॉर्म पे ऑन चेंज वगैरह लगाया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को, बटन पे क्लिक हो गया ये फंक्शन चलेगा, फंक्शन में हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये डिस्पैच करना भी मैंने बताया अच्छी तरह, डिस्पैच करना, उसको डाटा भेज दिया, जैसे ये डाटा लेके जाएगा क्रिएट पोस्ट चलेगी, जैसे क्रिएट पोस्ट चलेगी तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब क्रिएट पोस्ट करते हुए तो हमने रिडक्स में पोस्ट क्रिएट कर दी है, ऐसे ही है ना, पोस्ट स्लाइस में यहां पे रख दी है क्रिएट करते हुए, लेकिन जैसे मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो मेरी पोस्ट रह जाएगी उसके अंदर या नहीं, नहीं रहेगी, क्योंकि रिडक्स में खत्म। अब मुझे डाटा रीड करना पड़ेगा, कहां से, फायरबेस से, तो अब रीड वाली लॉजिक देखनी पड़ेगी, रीड करके उसको मुझे कहां रखना पड़ेगा, स्टोर में, ताकि वहीं से मैं लेके, डाटा तो स्टोर में ही होना चाहिए ना, वहीं से लेके चला लूं। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक तो हम बनाते हैं अपना, इसी पेज के एंड पे बना लेते हैं फिर यूआई, जहां रेंडर करना है फॉर्म के नीचे, है ना। अभी के लिए इसने पोस्ट डॉट मैप को कंडीशनलाइज किया हुआ था कि वो नहीं है, लेकिन ये इसने पोस्ट लिस्ट बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। अब ये पोस्ट तो हमारे पास नहीं है, अभी के लिए मैं इसको एम्प्टी अरे कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये पोस्ट लिस्ट आ जाएगी, इसके नीचे पोस्ट आ जाएगी। अब ये पोस्ट की लिस्ट मुझे मिलेगी कहाँ से,
फायरबेस से, सॉरी फायरबेस से तो ला के रख दूंगा, लेकिन ला के शो कहाँ से करानी है? स्टोर रिडक्स से। रिडक्स से अगर मुझे ये वाली स्टेट लेनी हो पोस्ट, तो कैसे लूं? यू सिलेक्टर से। तो यहां पे मैं एक लगा दूंगा क्या, पोस्ट कहां से मिलेंगी मुझे? यूज सिलेक्टर से। और स्टेट के अंदर से, या स्टोर बोल रहे हैं अगर इसको आपने और विजिबल करना है, स्टोर में पोस्ट लाइस में से पोस्ट, और पोस्ट को लाके मैं यहां पे मैप करा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं पड़ा हुआ कुछ। लेकिन हमारे पास फायरबेस में तो पड़ा होगा। अब फायरबेस से लेके कैसे आए? किसी बटन पे क्लिक करके गेट करें या यूज इफेक्ट में एक्शन कॉल कर लें? यूज से पहले तो एक्शन बनाना पड़ेगा, एक्शन में कोड क्या चलाना है वो ढूंढना पड़ेगा। ये ऐड डॉक्यूमेंट की बता रहा है अभी, रीड डाटा। अब डाटा रीड करना है तो गेट डॉक्स किस कलेक्शन में से करना है, और ये एक कोड है वो जो दे रहा है। तो एक तो ये गेट डॉक्स का फंक्शन हमें लेना है, तो कलेक्शन में पोस्ट लाइस में हमने ऐड डॉग का लिया हुआ, इसी तरह गेट डॉग्स, डॉक्यूमेंट गेट करने हैं तो गेट डॉग्स। और ये उसने एक दी हुई है हमें लॉजिक, जिसमें हमें सारे डॉग्स का डाटा जो है वो मिल जाता है। इसको हम कॉपी करते हैं और एक नया बनाते हैं, गेट पोस्ट ए थिंग, एक्शन गेट पोस्ट, उसका नाम आ जाएगा, और गेट पोस्ट वाली कलेक्शन उसने लॉजिक भी सारी लिख दी है। अच्छा हुआ। अब क्यूरी गेट डॉग्स में कलेक्शन, अच्छा इसमें अवेट क्यों लगा रहे हैं भला? क्योंकि इंटरनेट है ना, इसलिए। गेट डॉग्स कहां से गेट करने हैं? पोस्ट की कलेक्शन से। सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, उन पे लूप चलेगा, एक एक डॉक्यूमेंट को रीड करके पोस्ट में क्या करते जाएंगे? पुश करते जाएंगे। जब सारी पोस्ट हो जाएंगी रेडी तो उसको रिटर्न कर देंगे। अब ये हमें मिलेगी, हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? फिर केस ऐड करना पड़ेगा ना, जिस बिल्डर डॉट ऐड केस पेंडिंग गेट पोस्ट, और पोस्ट के अंदर उनको लाके सेट कर देंगे। तो अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहां पे क्या हो जानी चाहिए? पोस्ट आ जानी चाहिए। आएगी तो तब लगी, क्योंकि फुलफिल्ड में मैंने क्या किया है, जो भी एक्शन से मैंने रिटर्न की है वो टेक्निकली मैंने यहाँ पे आके स्टेट के अगेंस्ट ओवरराइड कर दी है पोस्ट। लेकिन आएगी तो तब अगर मैं ये वाला एक्शन कॉल करूंगा तो ये वाली कॉल होगी ना गेट डॉग वाली। लेकिन ये एक्शन कॉल कहां पे करूंगा? पोस्ट डॉट जेएस में आके यहाँ पे यूज इफेक्ट लगाऊंगा ना। एक दफा कॉल हो, डिस्पैच करूंगा किसको? गेट पोस्ट को। ठीक है, आ गई पोस्ट। थोड़ी देर बाद आती है, क्यों? इंटरनेट से आ रही है, थोड़ी देर बाद आगे माई न्यू। अब हम एक और बनाएंगे यहां पे, माई न्यू टू कंटेंट टू क्रिएट पोस्ट। रिफ्रेश करेंगे फिर भी आ जाएंगे दोनों। अगर हम फायरबेस से अब यहां पे भी दो आ रहे हैं, अगर हम एक डिलीट कर दें फिर एक ही आएगा। तो जितने क्रिएट होते जाएंगे उतने शो, वो तो हमने डाटा में तो आ रहा होगा, हमने डिस्प्ले नहीं कराया होगा ना, हमने उसकी जगह इमेज भी कराई हुई है। तो हम एक करके क्रिएटेड ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इमेज वाला भी कर देते हैं, थोड़ा सा आप भी करो, सारा कुछ हम ही करें। वो स्टोरेज में होगा, डेटाबेस के अंदर इमेजेस नहीं हम सेव करते, वो स्टोरेज, उसकी स्टोरेज सर्विस ला गई।
अब क्रिएट भी हो रही है पोस्ट। अब हमने क्या करना है, डिलीट और ऐड। फिर ऐड भी हो रहा है, रीड भी हो रहा है, डिलीट करना है और अपडेट करना है। डिलीट के लिए भी क्या होगा आपके ख्याल से? पोस्ट लाइस में हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक डिलीट का, डिलीट पोस्ट एसिंक थंब। ये डिलीट का उसने कर दिया। डिलीट में क्या करना था हमने, डिलीट डॉग। डिलीट डॉग का फंक्शन हम गेट डॉग्स की तरह, फिर डिलीट डॉग। डिलीट डॉग में क्या होगा, फिर एक्शन मैंने बना दिया डिलीट पोस्ट। उसमें क्या किया, पोस्ट आईडी आपने भेजनी है, किसको डिलीट करना है और किस कलेक्शन में से डिलीट करना है, तो उस कलेक्शन को डिलीट कर देगा। ठीक है। इसी तरह अपडेट करना हो, अपडेट पोस्ट एसिंक थंब। पोस्ट आईडी आ जाएगी जिसको अपडेट करना है और पोस्ट डाटा। अपडेट डॉग का फंक्शन है, इस तरह डिलीट डॉग है, और वो क्या करेगा, अपडेट डॉग अपडेट करेगा डॉग रेफरेंस को कि किसको अपडेट करना है, और उस पोस्ट डेट न्यू पोस्ट डाटा उसके अगेंस्ट सेट कर देगा और हम रिटर्न कर देंगे उसको। तो मैंने एक्शन तीनों के, अब दो के एक्शन बना दिए। आप लोगों ने अब क्या काम करना है, इसके अंदर दो बटन लगाने हैं, डिलीट और अपडेट। डिलीट पे क्लिक हो तो उसके अगेंस्ट क्या करना है, ये एक्शन कॉल करना है। अब डिलीट होगी तो उसकी स्टेट पे हम क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे केस। इसमें डिलीट के केस में जो है वो, ये मैं कोड सारा लिख देता हूं, आपको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। जब डिलीट होगी पोस्ट तो हम डिलीट के फुलफिल्ड पे क्या करेंगे, जो हमारी करंट स्टेट है उसमें से वो वाली पोस्ट आईडी रिटर्न नहीं करेंगे, जिसको डिलीट किया है उसको रिटर्न नहीं करेंगे। और अपडेट के केस में अगर अपडेट हो जाता है फायरबेस से तो क्या करेंगे, इंडेक्स फाइंड करेंगे और उस इंडेक्स को डिलीट कर देंगे, या मैप लगा लें तो ज्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है? ये फाइंड कर रहा है इंडेक्स को और फिर उसके अगेंस्ट स्टेट सेट कर रहा है, तो हम अपडेट वो भी कर सकते हैं, मैप लूप भी लगा सकते हैं अपडेट करने के लिए। ये मैंने लगा दिए हैं, लेकिन आप लोगों का टास्क इस कल तक का ये है कि आपने डिलीट करना है और अपडेट करना है खुद से। मैंने फायरबेस वाला लॉजिक लिख दिया ऊपर, फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट आपने करना है क्योंकि वो पुराने वाला ही काम है सारा। उसमें करना क्या है, ये वाला एक्शन कॉल करना है, अपडेट पोस्ट के लिए अपडेट पोस्ट वाला, डिलीट के लिए डिलीट पोस्ट वाला। कोड में पुश कर देता हूं। समझ आ गई ना मेन? बाकी सारी लॉजिक पुरानी है जो हम पहले भी करते हैं, सिर्फ नई लॉजिक क्या है, हम एक्शन के अंदर फायरबेस की कॉल कर रहे हैं। वहां पे हम एपीआई की कॉल कर रहे थे, उसी जगह पे अब हम किसकी कॉल कर रहे हैं, इंटरनेट की जब भी कॉल आनी है ना तो वो हमने एसिंक थंब में ही करनी है। यहाँ पे ये अवेट लगा हुआ है ना, इस यहाँ पे आप फायरबेस की कॉल कर लें, यहाँ पे आप एपीआई कॉल कर लें, यहाँ पे एडब्ल्यूएस की कॉल कर लें, जो भी इंटरनेट की कॉल है वो इस पोजीशन पे आनी है, और उसका जो भी जवाब आना है उसको हमने स्टोर में रख देना है, और स्टोर से लेके हमने कंपोनेंट में रेंडर कर देना है। एक्सेस इसलिए नहीं होगा ना, हमारे पास कौन सा एपीआई है, इसीलिए तो फायरबेस यूज कर लें ताकि सर्वरलेस हमें। फायरबेस का मजा क्या है, देखो मैंने डाटा ऐड करना है, फंक्शन बना बनाया मिल गया, डिलीट करना है, अपडेट करना है, बने बनाए फंक्शन है। अदरवाइज हम एपीआई बनाते तो हर एक चीज की लहदा एपीआई बनती, पोस्ट की लहदा बनती, यूजर की लहदा बनती। अब यूजर की भी कलेक्शन में करना है तो बाकी तो सारा कोड सेम है, बस यहां पे क्या आ जाएगा, यूजर्स आ जाएगा। मतलब ऐड, डिलीट, डॉक्यूमेंट, अपडेट, डॉक्यूमेंट तो सेम ही रहेंगे ना, बस कलेक्शन में क्या आ जाएगा, पोस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, यूजर्स आ जाएगा। आपने प्रोडक्ट्स में सेव करना है तो सारा सारा कुछ तो सेम है, सिर्फ प्रोडक्ट्स आ जाएगा। ठीक है, तो
आज सब ने जाके क्या टास्क परफॉर्म करना है कि मैंने ऐड भी करवा दिया यहाँ से, और ये भी यहाँ पे आपने डिलीट और अपडेट का लगाना है और उसको चलाना है। चलाना कैसे है, जब अपडेट पे डिलीट पे क्लिक होगा उसके ऑन क्लिक में वो डिस्पैच कर देना डिलीट का एक्शन, और अपडेट के ऊपर वैल्यूज अपडेट करा के जिस पे क्लिक हुआ है वो यहाँ पे ऑटो फिल कर देंगे ऊपर, और उनको अपडेट करा के तो दोबारा जब इस पे क्लिक होगा अपडेट बटन लगा देंगे, अपडेट पोस्ट पे क्लिक होगा तो एक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई? चलो।